तो IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2026 आज की ये संध्या एक बार पुनः IBC परिवार आप सभी उन होनहार बेटियों को समर्पित है जिन्होंने अब की बार कक्षा 12वीं में प्रावीण्य सूची में टॉप किया, अपने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। तो इन टॉपर बेटियों के सम्मान का ये क्रम जो एक दशक से अधिक समय से हमने शुरुआत की है, आज हम इस पड़ाव पर साल 2026 में बीते वर्ष की उन होनहार बेटियों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने इस बार एक बार फिर सिद्ध किया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। परिश्रम से, सूझबूझ से और एक बड़ी ही सटीक स्ट्रेटजी से आज वे अपने जिले में टॉपर बेटी बन चुकी हैं। और IBC 24 परिवार ने जिस तरह बेटियों के सम्मान के साथ उनके स्कॉलरशिप का एक क्रम शुरू किया था, एक बार पुनः इसे जीने के लिए हम सब के बीच में छत्तीसगढ़ के नेतृत्वकर्ता लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी आ चुके हैं। जोरदार तालियां बजती रहें आपकी विष्णुदेव साई जी के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। IBC 24 परिवार की तरफ से, गोयल ग्रुप की तरफ से हमारे चेयरमैन सर उनका यहाँ स्वागत कर रहे हैं, सुरेश गोयल जी, चेयरमैन गोयल ग्रुप। और हम सब भी जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की। जोरदार तालियां, लगातार और जोरदार तालियां। दिनेश गोयल जी, डायरेक्टर गोयल ग्रुप, राजेंद्र गोयल जी, डायरेक्टर गोयल ग्रुप, रविकांत मित्तल जी, एडिटर इन चीफ और प्रदेश के नेतृत्वकर्ता आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मंच के ऊपर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आपको उस संकल्प की एक झलक हम दिखाते हैं, स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप सिर्फ एक पहल नहीं, बल्कि एक ईमानदार सोच है बदलाव की। एक कोशिश है अवसरों के नए द्वार खोलने की। ये सपनों के मुक्तांगन में उम्मीद की किरण है। IBC 24 ने ये बात हमेशा मानी कि आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाने से तस्वीर बदलती है। हम चाहते हैं देश प्रदेश की हर बेटी को ज्ञान की कुंजी मिले। हर बेटी अपने दम पर अपने सपनों को सच कर दिखाए। बस जरूरत है उनके संकल्पों को जरा सा संबल देने की। बेटियों के सपनों को जरूरत है प्रोत्साहन की। इसी सोच का पर्याय है IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हम एक बार फिर छत्तीसगढ़ की प्रतिभा संपन्न बेटियों को IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, क्योंकि इन बेटियों की सफलता के साथ परिवार, समाज, प्रदेश, देश की तरक्की की राह प्रशस्त होगी। तो आइए फिर मिलते हैं उम्मीदों के नव अंकुरों से, करते हैं उन टॉपर छात्राओं का सम्मान जिन्होंने बढ़ाया परिवार और गुरुजनों का मान। मैं श्री राजेंद्र गोयल जी, डायरेक्टर गोयल ग्रुप, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे परिवार की तरफ से आप सबके स्वागत के लिए वे यहाँ मंच पर आएं और स्वागत शब्दों से भी करें। सबको सादर नमस्कार। स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप सम्मान समारोह में पधारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साई जी का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय गजेंद्र यादव जी का भी सादर अभिनंदन है। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महासमुंद की लोकप्रिय सांसद के रूप में कुमारी चौधरी जी का विशेष रूप से स्वागत करता हूं। समारोह की गरिमा बढ़ा रहे सभी अतिथियों का, प्रतिभाशाली बेटियों और उनके अभिभावकों का भी मैं स्वागत करता हूं। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि IBC ने वर्ष 2014 में 12वीं बोर्ड की टॉपर बेटियों को स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप से सम्मानित करने की एक पहल की थी। तब से लगातार 12 वर्षों से हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में की मेधावी बेटियों का सम्मान कर रहे हैं। ये उन बेटियों की मेहनत का सम्मान है जिन्होंने कठिन परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। बेटियां केवल घर की खुशियों की धुरी नहीं, वे समाज
की दिशा एवं राष्ट्र की दशा बदलने वाली शक्ति हैं। स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप इसी विश्वास की स्वर्णिम अभिव्यक्ति है। प्रतिभा को अवसर मिले, परिश्रम को सम्मान मिले और हर बेटी को अपने सपनों का आसमान मिले। IBC 24 की ओर से आज सम्मानित हो रही बेटियों को उनके उज्जवल भविष्य और सफल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि जिनके प्रयास से आज छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो चुका है और आगे नक्सल मुक्त होने के कारण आगे स्टेट बहुत तरक्की करेगा, ये मेरा विश्वास है आपके नेतृत्व में। अब बारी है मुख्यमंत्री जी को सुनने की और उनके साथ में एक छोटा सा सेशन हमने रखा है जो रविकांत मित्तल जी एडिटर इन चीफ IBC 24 उसे आगे कंडक्ट करेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी, अभी एक बहुत अच्छी सी तस्वीर देखी मैंने आपकी, वो आप जाके उधर अपने बगिया में खेत में हल चला रहे थे एकदम बिल्कुल बरमूडा वगैरह पहन के। तो ये क्या था? आपको घर वालों पे विश्वास नहीं कि वो खेती अच्छी नहीं करते? नहीं, वैसे मैं किसान पुत्र हूँ, किसान का बेटा हूँ और मेरा भी एक छोटा सा गांव है बगिया, जसपुर ज़िले में, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र में वो अंतिम ज़िला है जसपुर, और वहाँ से झारखंड और उड़ीसा प्रांत भी लग जाता है। तो बचपन में मैं भी खेती करता था। हमारे खेतों में ब्यासी का काम चल रहा था तो अपने से रोका नहीं गया और हम मतलब खेतों में उतर गए और ब्यासी किए अपने खेतों में। जी, तो ये बताइए कि आप भी धान बेचते हैं, बोनस मिलता है आपको भी? जी मिलता है ना, मिलता है, मिलता है। देखिए सब बराबर है यहाँ पर, और यही शायद साहब की ये खूबी है कि अभी भी जमीन से लगातार जुड़े हुए हैं। अब आपके सामने ये जो छात्राएं बैठी हैं ये जेन अल्फा हैं, और जब आपका अगली बार चुनाव होगा तो ये वोटर हो जाएंगी। तो ये होनहार छात्राओं के लिए आपकी सरकार क्या करने वाली है जिससे कि ये आप ही की वोटर हों? तो हम समझते हैं कि आज अपने प्रदेश में शिक्षा की जितनी अच्छी व्यवस्था हम लोग छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 वर्षों में कर पाए हैं वो पहले बिल्कुल नहीं था। 25 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह ने भी मतलब 1-1 किलोमीटर हर पंचायत में प्राथमिक शाला की स्थापना हुई, 2-3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल, 4-5 किलोमीटर में हाई स्कूल, 6-7 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी, और हर विकास खंड में आज कॉलेज की स्थापना है। और कहीं बड़े विकास खंड हैं तो वहाँ तो 2-2 कॉलेज की स्थापना है। और आज जो शिक्षण की संस्थाएं हैं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIIT हो, नीट हो, लॉ का मतलब यूनिवर्सिटी हो, एम्स जैसी संस्था, सब कुछ आज छत्तीसगढ़ में है। तो ये सब हमारे अल्फा क्या बोलते हैं, जेन अल्फा के लिए है। उनके लिए व्यवस्था हम लोगों ने किया है ताकि उनको पढ़ाई में किसी तरह की मतलब दिक्कत न हो। इसके साथ साथ आगे वो लोग पढ़ेंगे तो कई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे। उसके लिए भी हम लोग 34 जगह आज नालंदा परिसर का निर्माण कर रहे हैं और वहाँ पर उनको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं। दिल्ली में 200 बेड का ट्राइबल यूथ हॉस्टल है जहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे निःशुल्क में रहकर कोचिंग करते हैं। और इस बार बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पहली बार वहाँ से 13 हमारे बेटा बेटी UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास किए हैं दिल्ली के ट्राइबल यूथ हॉस्टल में रहते हुए। तो ये सब हमारे जेन अल्फा के लिए हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ छात्र जो यहाँ पे आए हमसे ये उन्होंने बात बोली कि पहले कुछ अंग्रेजी स्कूल यहाँ पर बने थे जिसको आपने बदल के प्रेमश्री के नाम से शुरू किया है, लेकिन कह रहे हैं कि अब उसमें उतना सुविधा नहीं है, शिक्षक नहीं है। अंग्रेजी की जो स्कूल थे, क्या उनको ऊपर आप कुछ काम करने वाले हैं? क्योंकि अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है आजकल भाषा। वो PM श्री योजना के तहत इसका मतलब विस्तार किए हैं। उसी तरह से स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना हम लोग इस साल
प्रारंभ करने जा रहे हैं और पूरे प्रदेश के 150 स्कूल को चयन किए हैं और इसको भी हम लोग मतलब वैश्विक स्तर का विद्यालय हम लोग बनाएंगे। उसी तरह से हमारा जो बस्तर क्षेत्र है और उस क्षेत्र की जनता का भी भरपूर आशीर्वाद मिला और एक असंभव सा काम को हम लोग संभव कर पाने में सफल हुए, तो आज उधर विकास शिक्षा सबसे वंचित हो गए, तो वहाँ पर हम लोग 2 एजुकेशन सिटी बनाने जा रहे हैं, जगरगुंडा और ओरछा, इसमें हम लोग बना रहे हैं और वहाँ के बच्चों को वहाँ पर शिक्षा हम लोग देने वाले हैं। तो इस तरह से उस क्षेत्र में भी हम लोग शिक्षा को पहुँचाना चाहते हैं। जी जी। तो देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि मैंने कोई पेपर लीक नहीं किया था, लेकिन तब भी मुख्यमंत्री जी तैयारी के साथ आए हैं, तो आप छात्रों को भी इसलिए पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम देना चाहिए। मैं नक्सल पे आऊँगा, एक सवाल मेरे को पूछना है, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि देखिए जो जेन अल्फ़ा है, जेन जी है, ये टेक्नोलॉजी से काफ़ी जुड़ा हुआ है और आजकल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की बात बहुत होती है। मोदी जी ने भी लाल किले से कहा कि वो 1 करोड़ युवकों को AI की ट्रेनिंग देंगे। हम छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं AI को अपने एजुकेशन में इन्वॉल्व करने के लिए? इस साल के बजट में हम लोग 5 मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसमें एक AI मिशन भी है और इसके लिए 500 करोड़ का बजट में प्रावधान किए हैं और इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है और AI मिशन के तहत हम लोग करीब 5 लाख विद्यार्थियों को AI की शिक्षा देंगे और करीब 1.5 लाख हमारे जो अधिकारी हैं उनको भी AI की शिक्षा देंगे और 5 साल में हम लोग हर साल 100 करोड़ रुपया इस पर खर्चा करने वाले हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक स्किल डेवलपमेंट की बात होती है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हर किसी को नौकरी नहीं दे सकते, इतनी नौकरियाँ अवेलेबल नहीं है, चाहे वो सरकारी हों। आदमी अगर स्किल होगा तो अपना काम शुरू कर सकता है, अपना एक बिजनेस स्टार्टअप डाल सकता है। तो आपकी सरकार इन छात्रों के लिए, जेन जी के लिए क्या ऐसे काम कर रही है जिससे कि इनको खुद का रोजगार, खुद का स्टार्टअप करने में मदद मिले? वैसे तो 2.5 वर्षों में 15 से 20 हज़ार हमारे बेटा बेटियों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी भी उपलब्ध कराए हैं। आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है, सहकारिता है, विद्युत विभाग है, ये सब विभागों में और लगातार अभी भी वैकेंसी निकल रही है। अभी भी करीब 3000 शिक्षकों की भर्ती निकला है, व्याख्याता की भर्ती का निकला है, पुलिस भर्ती फिर हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं कि हम अपने छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को सबको सरकारी नौकरी में नहीं लगा सकते, इसलिए हम लोग स्किलिंग सेंटर भी चला रहे हैं। हम लोग करीब 30 ITI को भी अपग्रेड किए हैं ताकि जो हमारे कम पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी वहाँ पर ट्रेनिंग करके मतलब कोई ना कोई रोज़गार से वहाँ पर जुड़े और स्किलिंग लगातार कर रहे हैं। हम लोग जो बस्तर क्षेत्र है वहाँ पर वहाँ के लोगों के लिए 32 अलग से स्किलिंग सेंटर चला रहे हैं और उनका स्किलिंग करा के रोज़गार से जोड़ने का काम कर रहे हैं और एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए हैं, उद्योग नीति 2024-30, और इसमें रोज़गार को विशेष महत्व दिए हैं। और रोज़गार हमारा जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है बड़ा सराहनीय है, देश और विदेश में भी इसकी सराहना हो रही है और अभी इसके मात्र 1.5 साल हुए हैं लॉन्च हुए, लेकिन 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का MOU हुआ है और धरातल में काम भी शुरू हो गया है और इसमें हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम लाए हैं और कोई उद्यमी अगर 1000 करोड़ का निवेश करता है या स्थानीय 1000 लोगों को रोज़गार देता है तो उनको 20 पोक नीति में विशेष इंसेंटिव देने का भी प्रावधान है। और इस तरह से करीब आने वाले वर्षों में करीब 1.25 करोड़ लोगों को रोज़गार के उद्यम के माध्यम से भी रोज़गार देने का सरकार का ये मनसा है। और अभी जैसे ही ये बरसात समाप्त होगा तो वैसे हम लोग रोज़गार मेला लगाने वाले हैं। जितने भी निजी
मतलब उद्यम हैं उनमें हम लोग भर्ती करेंगे। हमारे बेटा बेटियों को वहाँ भी हम लोग रोज़गार दिलाएंगे, इसलिए रोज़गार मेला हम लोग बरसात के जस्ट बाद लगाने वाले हैं। जी, ये बहुत अच्छी योजना है जो आपने बताई। आपने बस्तर की बात की, मैं 2 सवाल मेरे पास बस्तर के हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने आपको शुभकामनाएं, उसके बाद हम पहली बार मिल रहे हैं यहाँ पे। नक्सलवाद जो हथियारबंद था वो ख़त्म हो गया। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी कहा कि हथियारबंद तो ख़त्म हो गया है, लेकिन दिमागी नक्सल अभी बचे हुए हैं। उनसे क्या तात्पर्य थे? आप क्या समझते हैं कि दिमागी नक्सलों को अभी ख़त्म करना ज़रूरी है, और क्या तात्पर्य है उससे आप? बिल्कुल, सशस्त्र नक्सलवाद तो बिल्कुल समाप्त हो ही गया है, लेकिन कुछ जो वैचारिक जो आइडियोलॉजी वाले हैं वो हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम लोग बस्तर के क्षेत्र में हम लोग विकास को पहुंचाने वाले हैं। और जब हम लोग नक्सलवाद से लड़ाई प्रारंभ किए थे तो हम लोगों को पता था कि नक्सलवाद समाप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो 40-50 वर्षों से जो क्षेत्र विकास से अछूता है तो वहाँ पर विकास को भी पहुँचाना पड़ेगा। और इसलिए एक नियत नेलानार योजना उसी समय से हम लोग प्रारंभ किए थे। ये नियत नेलानार गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। और इस योजना के तहत हम लोग करीब 14 विभाग का और 40 से ज़्यादा योजना को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम हम लोग उसी समय से प्रारंभ कर दिए थे। और आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज 500 से ज़्यादा गांव हमारे आबाद हो चुके हैं। आज वहां पर हम लोग सड़कें पहुंचा पाए हैं, बिजली पहुंची है, घरों में पानी पहुंचाए हैं, वहां पर राशन कार्ड बना है, दूर संचार के टावर वहां पर खुले हैं, 400 से ज़्यादा स्कूल जो बंद पड़े थे उनको फिर से खोले हैं। आज उधर जाएंगे तो आपको स्कूल की घंटियां मतलब सुनाई पड़ेंगी। तो अभी हम लोग मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान चलाए हैं और 34 लाख वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की 4-4 लोगों की टीम बनाए थे और एक-एक घर में जाके एक-एक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किए हैं और 40,000 से ज़्यादा लोगों का इलाज भी किए हैं। और बड़ी बीमारी है तो उनको रेफर भी किए हैं। और अभी बस्तर मुन्ने कार्यक्रम चला रहे हैं। बस्तर मुन्ने भी गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है अग्रणी बस्तर। और इसमें हमारे अधिकारी गांव-गांव जा रहे हैं और आवश्यकता अनुसार वहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन ठहर रहे हैं। और वहाँ पर जो भी राशन कार्ड नहीं बना था तो आज हम लोग 1 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड उन क्षेत्र में बनाए हैं, आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, जॉब कार्ड वहाँ पर बनाए हैं। तो इस तरह से जो भी तत्काल में हो सकता है वो सब मतलब काम वहाँ पर अभी भी ये बस्तर मुन्ने का कार्यक्रम वहाँ पर चल ही रहा है। जी बिल्कुल। और इस बार 15 अगस्त पर अबूझमाड़ हो चाहे कर्रेकुट्टा हो, वहाँ पर तिरंगा लहरा है। 92 गांव में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहरा है। हाँ, वो हुआ इस बार। लेकिन जब बस्तर के विकास की बात होती है मुख्यमंत्री जी, तो ये आरोप लगाते हैं लोग कि भाई ये आपने मुक्त करा लिया, अब आप ये इंडस्ट्रियलिस्ट को सौंप देंगे। तो किस तरीके का विकास आप देखते हैं बस्तर के लिए? क्योंकि वहाँ तो वनोपज है काफ़ी और दूसरी तरीके की इंडस्ट्री हो सकती है। तो आपका विज़न क्या है? वहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी कि जो वहाँ की खुद की बस्तर की जो खूबी है उसको डेवलप करेंगे? देखिए, एक तो बस्तर में पर्यटन की अपार संभावना है। पर्यटन भी है। जैसे मैं शुरू में ही कहा कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है, धरती का स्वर्ग कह सकते हैं। तो टूरिज्म को हम लोग वहाँ पर बढ़ा रहे हैं। वहाँ पर आपका चित्रकूट जैसा और भी अनेकों वाटरफॉल्स हैं, कुटुमसर का गुफा है, आपका अबूझमाड़ का 5000 ओवर किलोमीटर में फैला हुआ एकदम डेंस घना जंगल है। तो ये सब है। और आपको मैं ये भी बताते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान है वो 60 देशों में 20 बेस्ट विलेज का चयन किया है पर्यटन के हिसाब से। उसमें हमारा बस्तर का एक गांव धुड़मारास उसका चयन हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर्यटन की उस क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं। सिर्फ बस्तर में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में और सरगुजा संभाग में भी पर्यटन की अपार संभावना है। और हमारा जो नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी है
उसमें पर्यटन को भी शामिल किए हैं। और एक बस्तर के क्षेत्रों में होम स्टे होता है, मतलब जो फॉरेन के जो टूरिस्ट आते हैं वो बड़े होटलों में नहीं रह के लोगों के घरों में रहना पसंद करते हैं। लोगों के साथ भोजन करना, उनके साथ खेतों में जाना, उनके साथ नदी में नहाने जाना, पंगत में बैठ के भोजन करना, और जो कल्चर है उससे वो लोग वाकिफ़ होना चाहते हैं। तो हम लोग होम स्टे को भी नई उद्योग नीति में शामिल किए हैं। और उस क्षेत्र में एक एक परिवार को हम लोग 5 कमरे बनाने के लिए लोन और सब्सिडी भी दे रहे हैं। और इससे सीधा सीधा वो आर्थिक रूप से वो परिवार लाभान्वित होता है। तो एक तो पर्यटन को उस क्षेत्र में हम लोग बढ़ा रहे हैं, और एक सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं वहाँ पर। आपका इमली पूरा नेचुरल, पूरा जंगल में इमली है, आपका कांकेर में पूरा सीताफल है, महुआ है जी, हर्रा, बहरा, चिरौंजी, मतलब सैकड़ों तरह के वहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। तो इसका भी वैल्यू एडिशन करा रहे हैं। अभी हम लोग जो गुंडाधुर, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उनका गांव है नेतानार, तो वहाँ पर सुरक्षा कैंप था। अब जब नक्सलवाद समाप्त हुआ तो वो कैंप खाली हुआ है। तो पिछले दिनों हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के करकमलों से वहाँ सेवा डेरा का शुभारंभ कराए हैं। तो वहाँ पर इमली पैकेजिंग का काम शुरू किए हैं। आपका उधर ऑर्गेनिक सुगंधित महीन एकदम बारीक चावल होता है, तो उसको देसी हिसाब से ढेंकी में चावल बना के उसका पैकेजिंग का काम शुरू किए हैं। आपका सिलाई प्रशिक्षण का काम शुरू किए हैं। पिछले दिनों सुकमा में हम इमली से चटनी बनाने का एक प्लांट का शुभारंभ किए हैं। तो इस तरह से जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका भी वैल्यू एडिशन करा के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर को काफ़ी बढ़ा सकते हैं जी, काहे कि वहाँ के लोगों का मुख्य मतलब पेशा खेती ही है, इसलिए लोगों के खेतों में पानी पहुँचे। इसलिए इस साल इंद्रावती नदी में हम लोग 2-2 सिंचाई परियोजना स्वीकृत किए हैं। देऊर गाँव और मटनार, ये 2000 करोड़ से ज़्यादा का सिंचाई योजना सैंक्शन किए हैं। तो इससे करीब 80,000 एकड़ में सिंचाई होगा। तो हम लोग खेती को भी बढ़ा रहे हैं, पशुपालन को बढ़ा रहे हैं जी। उस क्षेत्र में जब हम लोग गए तो बहुत डिमांड आया आपका गोट पालन का, कुक्कुट पालन का, मत्स्य पालन का, तो उसको भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी आज ही एक समीक्षा हुई है, एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सरकार का समझौता हुआ है, और उस क्षेत्र में हम लोग और सरगुजा संभाग में भी हर परिवार को हम लोग 2-2 गायें दे रहे हैं। और एनडीडीबी ये पूरा काम देख रहा है, और अभी 1 साल हुआ है एनडीडीबी को काम करते हुए जी। तो आज ही हम उसकी समीक्षा इसके पहले कर रहे थे। तो दूध उत्पादन में भी क्रांति आ रही है, क्योंकि अमित शाह जी का विभाग भी वही है, उस समय वो भी अनाउंस करके सहकारिता को हम लोग जोर दे रहे हैं। हाँ, तो उसको सहकारिता से जोड़ रहे हैं। लेकिन कनेक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है। एक ही फ्लाइट है, रेलवे से नहीं जुड़ा हुआ है रायपुर से जगदलपुर, तो मुझे आशा है कि उस पर काम करेंगे आप। एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरी सवाल है मेरा, कि जो बच्चे हैं, ये होनहार छात्राएं हैं और बाकी जो युवा हैं, वो जब अच्छे से पढ़ लें, जो कि आपने गिनाया कि आपने कितने सारी संस्थाएं यहाँ पर शुरू की हैं और उसको बढ़ा रहे हैं, तो वो राज्य छोड़कर बाहर ना जाएं, पलायन ना करें, और इसी राज्य में उनकी जो टैलेंट है उसको यूज़ कर सकें, उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं, ये जानना चाहते हैं हम भी और छात्र भी। देखिए, पूरा सरकार का ध्यान है कि हमारे यहाँ के बेटा बेटी मतलब प्रदेश से बाहर कहीं नहीं जाएं, और इसके लिए शिक्षण की तो सारी व्यवस्था यहाँ पर मैंने पहले बता दिया है कि आज शिक्षण की सारी संस्थाएं यहाँ पर जी छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 वर्षों में स्थापित हो गए हैं। और हम लोग यहाँ पर नई उद्योग नीति के कारण भी यहाँ पर AI मिशन में हम लोग काम कर रहे हैं, उत्कृष्ट शिक्षा मिशन में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपका ऐसे कई उद्योग धंधे यहाँ पर आपका नीप, नाइलेट जैसी संस्था, FSNL जैसी जो राष्ट्रीय संस्थान है, वो सब भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि
हमारे बच्चों को प्रदेश से बाहर जाना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारे सवालों का अच्छे से जवाब दिया। और छात्रों से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, राज्य में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारी कोशिश रहती है कि ये आप चीज़ समझें कि किस तरीके के संस्थान और क्या क्या जो सुविधाएं हैं यहाँ पर सरकार दे रही है, उसका लाभ उठाएं। और कुछ छोटी सी कोशिश ये हमारी भी है कि जो हम स्कॉलरशिप देते हैं स्वर्ण शारदा की, जो बच्चों को इससे कोचिंग मिल जाए आगे या वो काम कर सकें, ये एक हमारी तरफ से इन लोग को छोटा सा एक हमारा ये उद्देश्य है इसको करना। जी जी।